डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 5.1 के पहले दो सम किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा सम है जो बहुत ही इजी है। इसमें हमें ये कह रखा है कि दी गई एपी का सार्वंतर और प्रथम पद बताइए। यानी कि जो हमें दे रखी हैं वो एपी हैं, हमने जांचना नहीं है कि वो एपी हैं या नहीं है। एपी हैं, हमने केवल इनका प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। बहुत ही इजी सा सवाल है। पहला भाग, प्रथम पद क्या होता है? जहां से एपी शुरू होती है वो प्रथम पद है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ना ही हमने कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने सिर्फ देखना है एपी को और उसका उत्तर बता देना है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा? पहले भाग में ये एपी हमें दे रखी है 3, 1, -1, -3। प्रथम पद में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, 3 है। सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर वो होता है जो सभी पदों में अंतर होता है। किन्हीं भी दो पदों को ले लो तुम, उनके बीच में जो अंतर होगा वो सार्वंतर होगा। अब एपी जब इसने खुद ने ही कह दिया कि ये एपी है तो हमें सभी अलग अलग अंतर निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक अंतर निकालो, सभी अंतर समान होने हैं। तो जो तुम्हें ये लगे कि मैं इन दो पदों के बीच में आसानी से अंतर ज्ञात कर सकता हूं, वो अंतर ज्ञात कर लो, वही सार्वंतर होगा। अब किन दो पदों को चुनना है? 4 पद हर एक भाग में दे रखे हैं। तुमने ऐसे दो पदों को चुनना है जिनकी घटा करनी आसान हो। घटाना किस में से किसे है? फिर से बता रहा हूं, किसी भी एक पद में से उससे पहले वाले पद को घटाना है। अगर तुम -3 में से घटा रहे हो तो -1 को घटाओ, -1 में से +1 को घटा लोगे तो भी वही उत्तर आएगा, 1 में से 3 को घटाओगे तो भी वही उत्तर आएगा। तो किसी भी एक को ले लो इनमें से। मैंने ये ले लिया, मुझे काफ़ी आसान लगता है कि 1 में से 3 को घटाना आसान है। 1 -3, 1 में प्लस का 1 है, माइनस के 3 है, तो संख्याओं के चिन्ह विपरीत है, संख्या घट जाएंगी। 3 में से 1 गया, 2 उत्तर आएगा। प्लस का आएगा या माइनस का? पूरा जो मेरा सूत्र है, जो नियम है, मैं उसे रिपीट कर रहा हूं। यदि दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घट जाएंगी। मैंने घटा दिया और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या का है। बड़ी संख्या 3 है दोनों में से, और 3 यदि ऋणात्मक है तो उत्तर भी ऋणात्मक आएगा, -2। डी मेरा सार्वंतर मेरा आ गया -2 इस भाग में। इसकी तुम जांच कर सकते हो। मैंने एक सिंपल सा तरीका तुम्हें बताया था कि यदि एपी घट रही है, जैसे इस स्थिति में घटती जा रही है, 3 से 1 आया वो कम था, 1 से -1 कम है, तो हमेशा डी ऋणात्मक आएगा। वो स्थिति यहां भी स्पष्ट है। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अगले भाग पे चलते हैं। यहां भी प्रथम पद मैं पूरा लिखने की बजाय ए लिख रहा हूं। ए कितना होगा? -5, जो शुरुआत जहां से हो रही है एपी की वही ए है। डी कितना होगा? किसी भी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो। ऋणात्मक संख्याओं को मत लो घटा करते टाइम, आसान से आसान लो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है कि तुम किन दो पदों को चुनते हो। हर दो पदों में अंतर समान है, हर दो लगातार पदों में अंतर समान है। तो मैंने लगातार पद जब लेने हैं मैं ये वाले ले लेता हूं। घटाना किसी एक पद में से पहले वाले पद को ही है, याद रखना। अगर 3 में से 7 घटा दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, जो हमारा डी है वो गलत आ जाएगा। 7 ले रहे हो तो उसमें से 3 घटा सकते हो, 3 में से -1 घटा सकते हो, -1 में से -5 घटा सकते हो, सभी उत्तर समान आएंगे। प्लस के साथ माइनस के 3, ये क्या आ जाएगा भाई? वही सूत्र जो यहां बताया था। अब मैं टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, ये उत्तर आएगा 4। तो यहां डी है 4। यहां पे ए कितना है भाई? प्रथम पद बिना कंफ्यूजन के 1/3। मेरे ख्याल से इसमें समझने में कोई भी शंका नहीं होगी। डी, किसी एक पद में से पहले वाला पद घटाओ। सारे एक जैसे हैं, आसान से आसान यदि मैं लेऊं तो 5/3 घटा में 1/3। दो भिन्नों की घटा है, दो भिन्नों की घटा होती है लघुत्तम लेके, एलसीएम जिसे हम कहते हैं। इन दो, ये दोनों हर समान है, इनका एलसीएम भी यही आ जाएगा। 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। तो ये जब हर समान हो तो अंश आपस में हल हो जाते हैं, माइनस है बीच में तो घट जाएंगे। 5 में से गया 4/3। तो इस एपी का सार्वंतर 4/3 है। ये प्लस का है, तो अगर तुम ध्यान दो तो ये एपी बढ़ भी रही। लास्ट भाग इस सम का, ए तो बिना कंफ्यूजन के हम सीधा ही लिख देंगे 0.6, ये दशमलव है। डी, किसी एक पद में से पहले वाला पद घटाओ जो तुम्हें आसान लगे। मैंने 3.9 में से 2.8 को घटा दिया। दशमलव वाली घटा
उम्मीद करता हूँ सभी को आती होगी। घटाने के बाद दिया जाएगा 1.1, यही हमारा डी है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल खत्म हुआ। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है भाई हमारा फोर्थ सम। फोर्थ सम के बहुत सारे भाग हैं, सभी एक से एक आसान है। मैं उनमें से सिर्फ एक भाग ले रहा हूं क्योंकि सभी भागों को हल करने का तरीका एक समान है, लेकिन ये भाग ऐसा है जो थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब इसमें बच्चे हल करने के बाद जब उत्तर मिलाते हैं तो उनका गलत उत्तर आता है लगभग, और वो हर बार मुझसे ये सवाल समझते हैं। तो मैं पहले ही तुम्हें समझा रहा हूँ इस भाग में क्या होगा। देखो हमने ये करना क्या है, इस भाग में, इस सवाल के सभी भागों में हमने ये जांचना है कि जो हमें इसने श्रृंखला दे रखी है वो एपी है या नहीं। पहली बात, यदि एपी है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है और उसके आगामी 3 पद भी ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम ये जांचते हैं कि ये एपी है या नहीं। सभी भागों में हम क्या करेंगे, हम एपी जांचने के लिए इसी प्रश्नावली का पहला सवाल भी हमने इसी तरीके से किया था, उसमें हमने पद निकाले थे और फिर उनमें अंतर निकाला था। इस बार हमारे लिए काम आसान हो गया क्योंकि पद हमें पहले ही दे रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं सभी भागों में। 4 पदों में 3-3 अंतर हम ज्ञात कर लेंगे। वो तीनों अंतर देखेंगे, यदि समान है तो हम कहेंगे कि ये पी है, अन्यथा ये पी नहीं है। यहां पे बस एक काम ध्यान से करना है, क्या नहीं करना है पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूं। बच्चे कहां गलती करते हैं, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है। पद है, ये पदों को मैंने नाम दे दिया। जब वो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए A2 में से A1 घटाते हैं तो वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 2 करके अधिकतर बच्चे वर्गमूल 6 लिख देते हैं, 8 में से 2 को घटा देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। वर्गमूल की संख्याएं परस्पर नहीं घट सकती, उनकी गुना हो सकती है। वर्गमूल 8 गुना वर्गमूल 2 यदि मेरे पास है तो उन्हें दोनों को इकट्ठा वर्गमूल के अंदर लिख के मैं गुना में लिख सकता हूं। 8 गुना में 2 यानी कि वर्गमूल 16 के वो बराबर हो जाती हैं, परंतु वर्गमूल 8 घटा वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 घटा 2 यानी कि 6 के बराबर नहीं होती। ये तरीका गलत है। तो फिर इसे कैसे हल किया जाए, हम इन्हें पहले न्यूनतम रूप में बदलेंगे। जितना छोटे से छोटे रूप में हम इन्हें हल कर सकते हैं, जैसे वर्गमूल 8 हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मैं इसका न्यूनतम रूप क्या लिख सकता हूं। वर्गमूल 2 अपने न्यूनतम रूप में है, इसे और हल नहीं किया जा सकता। वर्गमूल 8 किसी संख्या का यदि मुझे वर्गमूल निकालना है तो मेरा सबसे पहले काम होगा कि मैं उसके अभाज्य गुणनखंड करूं। 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 4 पे भाग जाएगा, 4 फिर से 2 पे भाग जाता है और 2 से फिर भाग करने के बाद 8 बराबर आ जाता है 2 गुना 2 गुना 2। वर्गमूल निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, रिपीट कर देता हूं अगर किसी को ध्यान नहीं है तो। हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर 2 के जोड़े बनाते हैं। एक समान संख्याओं का 2 का जोड़ा लेंगे, उस जोड़े में से संख्या को एक बार यदि हम लेंगे तो वो वर्गमूल हो जाएगा। अब वर्गमूल 8 हम पहले से जानते हैं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। वर्गमूल 8 क्या होगा, जो जोड़े पूर्ण हो चुके हैं, जैसे ये एक जोड़ा पूर्ण हो चुका है तो इसमें से मैं एक बार 2 को लूंगा। ये जोड़ा पूर्ण नहीं हुआ, जो जोड़ा पूर्ण हो गया उसे मैं लिखूंगा वर्गमूल के बाहर, उसे एक बार लूंगा और वर्गमूल के बाहर लिखूंगा। जो जोड़ा पूरा नहीं हुआ उसे वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। तो वर्गमूल 8 को मैं 2 वर्गमूल 2 लिख सकता हूं, एक बार 2 वर्गमूल के बाहर, क्योंकि ये एक जोड़ा कंप्लीट था, और ये 2 जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ इसे वर्गमूल के अंदर ही लिख देंगे। 8 जब 3 बार 2 की गुणा के बराबर है तो वर्गमूल 8 2 वर्गमूल 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार वर्गमूल 18 को ज्ञात करते हैं। 18 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 9 पे भाग जाएगा, अब 2 पे भाग नहीं जाता तो 2 से अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भाग करेंगे 3 पे जाएगा और 3 से 1 पे भाग चला जाएगा। 18 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुना 3 गुना 3। मुझे फिर से 2 के जोड़े बनाने हैं। क्या मैं इन दोनों का जोड़ा बना सकता हूं? नहीं, समान संख्याओं के ही जोड़े बनाने हैं। ये 3 और 3 आपस में समान है, इन दोनों का जोड़ा बन गया। ये जिसका जोड़ा बन गया वो वर्गमूल से बाहर लिखा जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बना उसे हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। इंप्लाइज यदि 18 इसके बराबर है तो वर्गमूल 18 किसके बराबर होगा, जिसका जोड़ा बन गया वर्गमूल के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वर्गमूल के अंदर। 3 वर्गमूल 2 के बराबर है।
बिल्कुल इसी प्रकार वर्गमूल 32 को भी ज्ञात कर लो। मैं दिखा देता हूं तुम्हें हल करके। सबसे पहले 2 पे भाग जाएगा 16 पे, फिर 2 से भाग जाएगा 8 पे, फिर 2 से भाग जाएगा 4 पे, फिर 2 से भाग जाएगा 2 पे, और फिर 2 से भाग जाएगा 1 पे। तो यानी कि 32 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 5 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये पूरा हो गया, एक जोड़ा ये पूरा हो गया। तो वर्गमूल 32 बराबर क्या होगा? इस हिसाब से जो जोड़ा पूरा हो गया उसमें से एक बार संख्या को लिख लिया, ये जोड़ा पूर्ण है इसमें से एक बार संख्या को लिख लिया, जो जोड़ा पूर्ण नहीं है उसे वर्गमूल के अंदर ही छोड़ दिया। यहां हम इंप्लाइज का साइन लगा सकते हैं, हालांकि ये हमारा रफ काम है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। 2 गुना 2 4 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 32 आ गया 4 वर्गमूल 2 के। इस हिसाब से मेरी जो एपी है, जो इसने श्रृंखला दे रखी है, अभी हम इसे एपी नहीं कहेंगे, अभी तो हम जांच रहे हैं कि ये एपी है या नहीं, उसे मैं क्या लिख सकता हूं? ये बराबर होगी अपने सरलतम रूप में हम इसे अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 वर्गमूल 18 वर्गमूल 32 बराबर है, वर्गमूल 2 को मैंने कहा था हम और हल नहीं कर सकते, यही लिख देंगे। वर्गमूल 8 यहां मैंने निकाला था, 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं इसे। वर्गमूल 18 को मैंने हल करके निकाल लिया था 3 वर्गमूल 2, और वर्गमूल 32 को 4 वर्गमूल 2, ये निकाल रखा, और आगे हम डैश 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 कर देंगे। इस एपी का वास्तविक रूप ये है। सभी भागों में तुमने, बाकी भाग जरूरी नहीं कि उन भागों में हल करना पड़े हमें, इस भाग में हल हो रहे हैं ये, उनमें हल नहीं हो रहे तो वही हमारा न्यूनतम रूप होगा, और वहीं से हमने तीनों जो हमारे अंतर हैं वो ज्ञात करने हैं। इसमें इसे एक स्टेप और हल करना था इस भाग में, इसीलिए मैंने इस भाग को चुना है समझाने के लिए। अब देखो आगे का जो काम है वो सभी सवालों में एक समान है। A1 A2 A3 A4 हैं ये, यहां हमने तीनों अंतर निकालने हैं। A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा? 2 वर्गमूल 2 माइनस में वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 को घटाएंगे, ये वही बात होगी 2x में से 1x को घटाने वाली बात। 2x में से 1x घट के 1x आता है, इसी प्रकार 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घट के 1 वर्गमूल 2 बच जाएगा। तो ये हमारा अंतर आया, इन दोनों पदों का अंतर। अगले 2 पदों का अंतर निकालते हैं, यहां कोमा लगाओ, अगले पदों का अंतर होगा यानी कि A3 माइनस A2, 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2, वही 3x में से 2x घटाने वाली बात, तो हमारा शेष बचेगा वर्गमूल 2। तीसरा अंतर A4 माइनस A3, किसी भी भाग में हमें 4 से अधिक पद नहीं दे रखे, यानी कि 3 से अधिक हमारे अंतर नहीं आएंगे। A4 है मेरा 4 वर्गमूल 2 माइनस में 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 में से 3 वर्गमूल 2 घटाने पे वर्गमूल 2 ही आता है। हर बार मेरा अंतर समान आ रहा है, या आगे भी जैसे जैसे एपी बढ़ती जाएगी अंतर यही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं? हाँ ये एपी है। कारण सहित हम लिखेंगे, क्योंकि एक तरीका मैंने पहले सवाल में बताया था तुम्हें किस तरह से लिखना है, यहां मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, दोनों ही तरीके ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि यहां सभी क्रमागत का मतलब लगातार क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। सभी भागों में इसी तरह की लैंग्वेज तुम अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। ये मेरा पहला काम था इस भाग में, एपी है या नहीं ये बताना। यदि एपी है तो मुझे 2 छोटे छोटे काम और करने हैं। एक तो इसका बताना है सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर क्या होता है? जो सभी पदों में अंतर होता है, ये आ रहा सार्व अंतर ही है ये। यहां या इसका सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2।
हमने आगामी 3 पद भी बताने हैं कि इससे आगे यदि मैं इस एपी को आगे बढ़ाऊं तो आगे आने वाले पद क्या क्या होंगे। और एक तो हमने ये डी निकाल के बता दिया, और A5 A4 तक तो हमें पद दे ही रखे हैं। A5 क्या होगा, ये कुछ नहीं लिख रखा तो एक है यहाँ पे 1 वर्गमूल 2, इसे हम पढ़ सकते हैं 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, आगे 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2 ही आएगा। और अगर हमने सूत्र से निकाल के दिखाना है तो हमारा सूत्र ये कहते हैं कि 5वां पद होगा चौथे पद में डी जोड़ दो। किसी भी एक पद में डी जोड़ोगे उससे अगला पद आ जाएगा। मुझे 5वां पद निकालना है तो मैं चौथे पद में डी जोड़ूंगा। चौथा पद है मेरा A4 4 वर्गमूल 2, इसमें डी जोड़ दूंगा 4 वर्गमूल 2 जमा में डी कितना है भाई वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 और इसमें जुड़ गया तो ये बन गया 5 वर्गमूल 2। A6 क्या आएगा, A5 में डी जोड़ना पड़ेगा। A5 है मेरा 5 वर्गमूल 2, डी है वर्गमूल 2 तो ये आ जाएगा मेरा 6 वर्गमूल 2। और बिल्कुल इसी प्रकार A7 5 6 और A7 ये 3 पद मैंने आगामी ज्ञात कर दिए। तो मैं A6 में डी जोड़ूंगा। A6 था मेरा 6 वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 2, ये आ जाएगा भाई 7 वर्गमूल 2। आगामी 3 पद भी मैंने ज्ञात कर दिए। एक छोटी सी और बात मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, जो मैंने 3 पद ज्ञात किए हैं ये तीनों पद इस रूप के हैं और जो हमारी वास्तविक इसने श्रृंखला दे रखी है वो इस रूप की है। क्या मैं इन पदों से वापस ये पद निकाल सकता हूं, ये बात भी समझ लो, काम आएगी भविष्य में कि मुझे वापस अगर इसी रूप में पद चाहिए तो मैं कैसे बदल सकता हूं इन रूपों को। 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2 को मैं इस तरह से कैसे लिख सकता हूं, एक समझा देता हूं, सभी भाग ऐसे होंगे। A5 है मेरा 5 वर्गमूल 2, मुझे इसका रूप बदलना है कि सारी संख्या वर्गमूल के अंदर आ जाए, इस तरह का रूप बन जाए। मैं 5 को वर्गमूल के अंदर ले जाता हूं। उसके लिए तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल परस्पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर मैं किसी संख्या वर्ग और वर्गमूल दोनों एक साथ कर दूं तो उसको हल करके वही संख्या वापस आ जाती है। 5 का वर्ग भी कर दिया मैंने, वर्गमूल भी कर दिया, इसका मतलब है 5। मैं 5 को वर्गमूल के अंदर ले गया लेकिन साथ ही इसका वर्ग कर दिया, वर्ग वर्गमूल परस्पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इसका मतलब 5 ही है। 5 का मैंने रूप बदल के ऐसे लिख दिया। ये जो 2 वर्गमूल के अंदर है उसको इसके साथ यूं का यूं लिख दिया। 5 को अंदर ले जाने का तरीका क्या है, 5 का वर्ग कर दो फिर हम उसे वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। अब इसे हल कर लो। 5 की 2 का मतलब 5 की 5 से 2 बार गुना, 5 गुना 5 25 और गुना में ये जो 2 है वो 25 गुना 2 50, वर्गमूल में 50। 5 वर्गमूल 2 का इस तरह का रूप बनेगा वर्गमूल 50। इसको तुम अभाज्य गुणनखंड करके यदि जोड़े बना के हल करोगे तो ये 5 वर्गमूल 2 अपने आप आ जाएगा। A6 और A7 भी तुम निकाल सकते हो सकता है उत्तर तुम्हें इस रूप में दे रखा हो तो तुम्हें इस तरह से हल करना भी आना चाहिए। पहले A5 ऐसे निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है और फिर उन्हें उस रूप में बदल के अपना उत्तर मिला लेना है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से यही थे सवाल इस प्रश्नावली में समझने वाले। फिर भी कोई और सवाल समझना चाहते हो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।